आज हमारा टॉपिक है द मॉनेटरी अप्रोच ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि जो मॉनेटरी अप्रोच है, मौद्रिक जो मत है, वो किस तरीके से बीओपी को करेक्ट कर सकता है। देखिए, इससे पहले आपने बहुत सारी अप्रोच कर लिए, इलास्टिसिटी अप्रोच, गोल्ड स्टैंडर्ड और अब्जॉर्प्शन अप्रोच, ये सारी अप्रोच आपने कर ली है। अब एक नेक्स्ट है जो अप्रोच, ये है मॉनेटरी अप्रोच कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को किस तरीके से करेक्ट कर सकती है। ये जो मॉनेटरी अप्रोच है या जो मौद्रिक मत है, इसको दिया है आर मुंडल और एच जॉनसन ने। ये नाम याद रखना आपको बहुत जरूरी है कि किसने दिया है, आर मुंडल और एच जॉनसन ने। अब देखिए, जो मॉनेटरी अप्रोच है इसको डेवलप इन दो लोगों ने किया। अब इसके अंदर क्या है, ये कहते हैं कि जो बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में होता है ना, वो ऑलवेज मॉनेटरी फिनोमिना है। ये बात भी ध्यान रखिए आप कि जो मॉनेटरी जो एक तरीके से जो मॉनेटरी अप्रोच है वो ये बताती है आपको कि जो बीओपी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डिसइक्विलिब्रियम में जो होता है वो किस कारण से होता है, एक मॉनेटरी फिनोमिना है, या आप ये बोलो कि मौद्रिक घटना। अब आप ये बोलोगे कि मौद्रिक घटना क्या होती है। मौद्रिक घटना का मतलब होता है जब मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई के कारण से, यानी कि मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में ना रहे, यानी कि जब संतुलन में ना हो, तो उसके कारण से जो बीओपी खराब होता है या बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में होता है, तो उसको हम बोलते हैं मॉनेटरी फिनोमिना। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो ये मॉनेटरी अप्रोच है वो आर मुंडेल और एच जॉनसन ने इनको दिया है, यानी कि डेवलप किया है। उसके बाद आपने देखा कि जो बीओपी है एक मॉनेटरी फिनोमिना अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी अप्रोच। इन्होंने बताया कि जब मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई जो है इक्वल नहीं होते, तो उस टाइम पे जो बीओपी है वो डिसइक्विलिब्रियम में हो जाता है। और आप सभी जानते हो कि डिसइक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता कि वो डेफिसिट में ही हो, वो सरप्लस में भी हो सकता है। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसकी कुछ अजम्पशन है, पहले अजम्पशन को देख लीजिए, क्योंकि जब अजम्पशन आप पढ़ लोगे तभी जाकर ये पूरी की पूरी जो अप्रोच है वो आपको समझ में आएगी। फर्स्ट है यहाँ पर अजम्पशन कि यहाँ पर बोला गया कि देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए सिंगल प्राइस फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज आफ्टर अलोइंग द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। देखो ये क्या करे, ये करे कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड करने के बाद जो भी आप कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जिस भी ट्रांसपोर्ट में आप लेकर जाते हो, वो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड करने के बाद एक प्रोडक्ट कैसा है, होमोजीनियस है, तो उसके बाद वो करें कि उसके प्राइस जो है सब जगह एक जैसे हो जाएंगे। तो यहाँ आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट एक जैसा है, उसके अंदर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऐड करते ही वो प्राइस सब जगह एक ही जैसा सेल होने वाला है। दूसरा कि द लेवल ऑफ आउटपुट इन ए गिवन कंट्री इज एक्सोजिनियसली डिटरमाइंड। वो करें कि जो आपका आउटपुट है वो क्या, बाहरी जो तत्व होते हैं उनसे डिटरमाइन मतलब एक तरीके से निर्धारित होता है। उसके बाद देखिए द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्स इन ऑल द कंट्रीज। अब देखिए जो भी रिसोर्स आपके वो फुली यूटिलाइज है, कोई भी रिसोर्स आपका बेकार नहीं पड़ा हुआ है। ये क्या होता फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब, या फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब होता कि जो भी एक तरीके से रिसोर्स है वो दिए हुए वेज पर यदि काम करने के लिए तैयार हैं तो उन सबको काम मिल जाएगा। यानी कि जितना भी जो लेबर है, फुल एम्प्लॉयमेंट रोजगार किसको दोगे, आपके जो रिसोर्स हैं वो रोजगार जो दिए हुए, यानी कि जो भी आपको पे किया जा रहा है उस पर अगर आप रेडी हो काम करने के लिए तो आप सबको रोजगार मिल जाएगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि जीरो एक तरीके से बेरोजगारी है, नहीं, यहाँ पर जीरो बेरोजगारी नहीं, यहाँ पर भी क्या है 5.5% के लगभग जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रहता ही है। उसके बाद देखिए देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ स्टेबलाइजेशन ऑफ करेंसी फ्लोज अंडर ए सिस्टम ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट ऑन अकाउंट ऑन ए सिंगल प्राइस अजम्पशन। इन्होंने क्या अजम्पशन ली है कि प्राइस कैसा रहेगा, सिंगल रहेगा, और वो कह रहे कि फिक्स एक्सचेंज रेट होते हुए इस प्राइस, ये प्राइस क्या रहेगा, एक ही जैसा रहने वाला, कि सिंगल प्राइस रहेगा। किस कारण से, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट है, ये जो प्राइस है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अजम्पशन कि मनी की डिमांड जो हो स्टेबल डिमांड है। जो मनी की डिमांड किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, वो इनकम, रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्राइस। अब देखिए जो मनी की डिमांड है वो इनकम के साथ पॉजिटिव रिलेटेड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वो नेगेटिव रिलेटेड है, और जो प्राइस है उसके साथ भी वो पॉजिटिव रिलेटेड है। अब आप ये पूछोगे कि ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो मनी की डिमांड है आप कब ज्यादा करोगे, जब आपकी आय ज्यादा होगी तो मनी की डिमांड भी ज्यादा होगी। दूसरे केस में देखिए जब ब्याज की दर होती है ज्यादा होती है तो आप क्या करते हो, पैसे को कहीं पर
इन्वेस्ट करना पसंद करते हो, किसी को उधार देना पसंद करते हो, उसको अपनी पॉकेट में रखना पसंद नहीं करोगे। तो जितना ज़्यादा आपका पैसा महंगा जाएगा, जितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगी, उतनी ही मनी की डिमांड ज़्यादा होगी। प्राइस लेवल के रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना ज़्यादा होगा, उतनी ही मनी की डिमांड कम होगी, क्योंकि आप पैसे को कहाँ पर किसी को उधार दोगे, कहीं पर उस पैसे को जहां से उसको ब्याज मिलता है उसको वहां पर देना पसंद करोगे, अपनी पॉकेट में नहीं रखोगे। प्राइस के साथ इसका पॉजिटिव संबंध है। प्राइस के साथ क्यों पॉजिटिव संबंध है? मान लिया जाए कि ये मार्कर है, ये मार्कर मानकर चलते हैं कि अब 30 रुपए का आता है। अब मान लेते कि इसकी जो रेट है वो हो जाए 50 रुपए। तो कल अगर मैं इस मार्कर को लेने के लिए जाऊंगी तो ये 30 रुपए में नहीं आएगा, बल्कि 50 रुपए में आएगा। तो अब मेरे लिए क्या होगा, मनी की डिमांड 20 रुपए और ज्यादा बढ़ गई है। तो आपने देख लिया कि जो मनी की डिमांड है वो इन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, और किसके साथ पॉजिटिव और किसके साथ नेगेटिव। फिर देखिए मनी की सप्लाई। अब मनी की सप्लाई भी तो किसी चीज से मिलकर बनेगी। ये है कि हाई पावर्ड मनी और मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर और हाई पावर्ड मनी दोनों को मिलाकर क्या बनेगी, आपकी मनी की सप्लाई बनेगी। मनी की सप्लाई के अंदर हाई पावर्ड मनी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, एक करेंसी होती है, एक कैश रिजर्व होता है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखते हैं। एक मनी मल्टीप्लायर क्या होता है कि 1 डिवाइड बाय रिजर्व रेशो, यानी कि जो भी आपके पास रिजर्व रेशो है इससे मिलकर, और जो ये C+R है इससे मिलकर आपकी मनी की सप्लाई बनी है। तो देखिए ये अजम्पशन आपको जब क्लियर होंगी तभी जाकर इस थ्योरी को आप एक्सटेंड कर पाओगे। अब देखिए आगे चलते हैं। एक फॉर्मूला है इसका, इसको ध्यान से देखिए। जो यहाँ पर आपने पढ़ा अजम्पशन के अंदर वही सेम बात है यहाँ पर है कि मनी की डिमांड इन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, इनकम के ऊपर। ये इनकम है जिसका पॉजिटिव संबंध है, प्राइस का भी पॉजिटिव संबंध है, और आई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका मनी की डिमांड के साथ नेगेटिव संबंध है। मनी की सप्लाई के अंदर क्या है, दो चीजें हैं। ये जो डी आप देख रहे हो, ये डी क्या है, एक तरीके से ये है आपका जो आपकी डोमेस्टिक क्रेडिट है, यानी कि जो भी आपके पास डोमेस्टिक क्रेडिट है उसकी हम बात कर रहे हैं। दूसरा ये जो आर है ये आपके पास फॉरेन रिजर्व है। फॉरेन रिजर्व कितना है उसकी बात करें तो इन दोनों को मिलाकर आपकी क्या बनेगी, मनी की सप्लाई बनेगी। अब उसके बाद देखिए जब इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है तो इक्विलिब्रियम कहां पर होता है, जहां पर मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। जब मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई एक दूसरे के इक्वल होंगे तो वहां पर हम बोलेंगे संतुलन की अवस्था। आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो संतुलन में है, ना तो करेंसी का आउटफ्लो और ना ही इनफ्लो है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई इक्वल है तो हम क्या रख सकते हैं, मनी की डिमांड मनी की सप्लाई के बराबर है तो इसको इस साइड ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, D+R। अब देखिए ये जो है चेंज इन आर, चेंज इन आर का मतलब फॉरेन रिजर्व, फॉरेन रिजर्व। अब तो देखिए यहाँ पर कि ये जो फॉरेन रिजर्व है इसके अंदर जो चेंज है, फॉरेन रिजर्व के अंदर जो चेंज आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसको आप मनी की सप्लाई डिमांड मान सकते हो, इसको आप मनी की सप्लाई मान सकते हो। तो देखिए मनी की डिमांड और चेंज इन डी, चेंज इन डी क्या है, जो आपका एक तरीके से घरेलू जो साख है, जो डोमेस्टिक क्रेडिट है वो है। इन दोनों के डिफरेंस को हम बोलते हैं बीओपी। इन दोनों के डिफरेंस को कि मनी की डिमांड और आपका जो क्रेडिट है या जो साख है, घरेलू जो साख है वो ये है। या आप ये बोल सकते हो कि मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई का डिफरेंस जो आपका इस बीओपी को दिखाता है, इन दोनों के डिफरेंस को ये दिखाएगा। और ये है फॉरेन रिजर्व। देखिए मनी की सप्लाई तो आप इसको ना ही बोलो तो अच्छा, क्योंकि मनी की सप्लाई में तो क्या था, दोनों कंपोनेंट्स आ जाते थे। अब इसको हम एक साइड ले गए तो आप ये बोल सकते हो कि जो मनी की डिमांड है, जो चेंज इन मनी की डिमांड है वो माइनस चेंज इन डी। चेंज इन डी क्या है, जो आपकी घरेलू साख है, जो आपके पास डोमेस्टिक है क्रेडिट है, उन दोनों का डिफरेंस आपका क्या कहलाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा। अब देखिए ये चेंज इन आर है, चेंज इन आर का मतलब है फॉरेन रिजर्व जो चेंज होते हैं। यहाँ पर आप एक सिंपल बात समझिए, सिंपल ये है जब आपके पास फॉरेन रिजर्व ज़्यादा होते हैं तो मनी की सप्लाई भी ज़्यादा हो जाएगी। जब फॉरेन रिजर्व कम होते हैं तो मनी की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब देखिए इस चीज़ को ज़्यादा पजल होने की ज़रूरत नहीं है, इसका सिंपल क्या है, अगर मनी की सप्लाई ज़्यादा है, मनी की सप्लाई ज़्यादा है मनी की डिमांड से, तो हम बोलते हैं कि हमारा बीओपी जो है डेफिसिट में है। अब इसका कारण देखिए कि बीओपी क्या है आपका डेफिसिट में। बीओपी डेफिसिट होने का मतलब ये है कि आपकी मनी की सप्लाई ज़्यादा, मनी की सप्लाई ज़्यादा होने का मतलब है कि आपके प्रोडक्ट को बाहर की कंट्री में इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जा रहा है। इसके कारण, इसी कारण से आपकी डिमांड जो है, जब आपकी डिमांड कब ज़्यादा होगी, जब आपका कोई प्रोडक्ट बाहर लेगा, जब बाहर आप भेजोगे तो आपको वापस पे करने के लिए उनको आपकी करेंसी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपके एक्सपोर्ट कम और इम्पोर्ट ज़्यादा।
या आप ये बोलोगे कि जो आपके पास पैसा ज़्यादा है उससे आप क्या करोगे, बाहर से गुड्स और सर्विसेज परचेज करोगे, इंपोर्ट करोगे, और जो सिक्योरिटीज़ हैं या जो शेयर बॉन्ड्स है वहाँ की दूसरी कंट्री में जाकर आप इन्वेस्ट करोगे। जब आप शेयर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करोगे दूसरी कंट्री में तब भी करेंसी का आउटफ्लो होगा, और दूसरी बात है क्या इंपोर्ट करोगे तब भी उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस कारण से जब हम शेयर बॉन्ड्स की बात करते हैं तो वो होता है कैपिटल अकाउंट, और जब गुड्स और सर्विसेज की बात करते हैं तो करंट अकाउंट। ये दोनों ही आपके अकाउंट जो है वो डेफिसिट में चले जाएंगे। जब दोनों डेफिसिट में चले जाएंगे तो बीओपी के कंपोनेंट्स कौन से, कैपिटल और करंट, जब ऑल ओवर क्या हो जाएगा, बीओपी डेफिसिट में हो जाएगा। तो जो मनी की सप्लाई ज्यादा होगी मनी की डिमांड से तो बीओपी डेफिसिट में होगा। अब देखिए जो मनी की जब डेफिसिट में होता है तो हम यहाँ पर दो एक्सचेंज रेट की बात करते हैं, एक होती है फिक्स एक्सचेंज रेट, एक होती है आपकी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। हम बात कर लेते हैं कि फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होगा। जब बीओपी डेफिसिट में, मैंने यहाँ पर गोल्ड स्टैंडर्ड करवाया हुआ है उसको आप देख सकते हो। गोल्ड स्टैंडर्ड भी एक तरीके से फिक्स एक्सचेंज रेट की तरह ही काम करता है। तो देखिए जब बीओपी डेफिसिट में होगा, जितने के बराबर आपका बीओपी डेफिसिट में होगा उतने के बराबर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉरेन रिजर्व को सेल करना पड़ेगा अपनी करेंसी को प्राप्त करने के लिए। देखिए दोबारा बोल रही हूँ मैं आपको, जब आपका बीओपी डेफिसिट में होगा तो यहाँ पर जो फॉरेन रिजर्व है जितना भी डेफिसिट में, जितने के बराबर भी डेफिसिट में, डेफिसिट का क्या मतलब है, आपके आयात ज़्यादा है, इंपोर्ट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट क्या है, कम है, या ये बोलो कि पेमेंट्स ज़्यादा है और रिसिप्ट्स कम है। तो ये जितना भी इनमें दोनों में डिफरेंस है उस डिफरेंस के बराबर आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास रिजर्व है उसमें से कुछ रिजर्व को आपको सेल करना पड़ेगा, या एक तरीके से आप बोलो कि एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए जब आपके पास ये कम रह जाएगा तो फिर क्या होगा, आपके पास डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज होने से क्या होगा, आपकी मनी की सप्लाई घट जाएगी, और मनी की सप्लाई घटकर किसके बराबर आ जाएगी, मनी की डिमांड के। और आप क्या चाहते हो कि बीओपी को इसी तरीके से तो ठीक करोगे। दूसरे केस में आप देखिए इसका अपोजिट ग्राफ देखते हो कि मनी की डिमांड ज्यादा है, मनी की डिमांड आपकी ज्यादा है और मनी की सप्लाई क्या है, कम है। तो ये केस आपको बताता कि आपके मनी की डिमांड तभी ज्यादा हो सकती है जब आपका प्रोडक्ट दूसरी कंट्री में बहुत ज्यादा बिकता हो, यानी कि सेल होता हो, बहुत ज्यादा आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, या फिर ऐसे हो सकती है यहाँ पर मनी की डिमांड कि दूसरे देश के लोग आकर आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर और बॉन्ड्स के अंदर। ये दो ही तरीके से आपके मनी की डिमांड ज्यादा हो सकती है। अब देखिए लेकिन है ये डिसइक्विलिब्रियम में ये भी, तो इस टाइम पर वहां पर आपने सेल किया था, यहाँ पर क्या आपकी रिसिप्ट ज्यादा है और पेमेंट्स क्या है, कम है। तो जितने के बराबर आपकी रिसिप्ट ज्यादा है और पेमेंट्स कम है उतने के बराबर आप क्या करोगे, फॉरेन रिजर्व को परचेज कर लोगे। जब फॉरेन रिजर्व को परचेज करोगे तो उस टाइम पर क्या होगा, आप मनी की सप्लाई आपकी बढ़ जाएगी, और आपको क्या करना, मनी की सप्लाई को भी बढ़ाना। तो मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आइए चलते इसका एक डायग्राम देखते हैं। डायग्राम के अंदर आप देखिए ये आपका मॉनेटरी बेस दिखाया हुआ है, यानी कि जो मॉनेटरी बेस है कम से कम आपके पास बेस में इतना होना चाहिए। उसके बाद क्या है, मनी की डिमांड जो है, ये मनी की डिमांड आपकी दिखाई हुई है। तो देखिए जो ये मॉनेटरी बेस और ये मनी की डिमांड है, ये मनी की सप्लाई है। देखो मनी की सप्लाई ऐसा तो है नहीं बिल्कुल जीरो हो सकती है, तो मनी की सप्लाई कुछ ना कुछ एक बेस होगा ना, तो इसलिए यहाँ से ये स्टार्ट की हुई है। तो देखिए ये मनी की सप्लाई है और ये मनी की डिमांड है। आप देख पा रहे हो कि जब मनी की डिमांड ज्यादा है और मनी की सप्लाई कम है तो कौन सा केस है, ये वाला केस है कि मनी की डिमांड ज्यादा है। तो इसका मतलब आपके एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, या ये बोलो कि रिसिप्ट ज्यादा है और पेमेंट्स कम है। तो इस टाइम पर अगर फिक्स एक्सचेंज रेट है तो फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर आपको क्या करोगे, इस टाइम पर जो है इक्विलिब्रियम प्राप्त करने के लिए हमें फॉरेन रिजर्व को परचेज करेंगे, यानी कि जो फॉरेन रिजर्व है उसको परचेज किया जाएगा। अब आप इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर पहुंच जाओगे। दूसरे केस में देखिए जब मनी की सप्लाई ज्यादा है, यानी कि सप्लाई ज्यादा, मनी की सप्लाई और मनी की डिमांड क्या है, कम है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जब मनी की सप्लाई ज्यादा और मनी की डिमांड क्या है, कम है। तो इस टाइम पर क्या है कि आपकी सप्लाई तो ज्यादा है, यानी कि आपके इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो आपका क्या होगा, डेफिसिट में होगा। तो ये वाला है, यहाँ पर क्या करोगे, जितने के बराबर आपका डेफिसिट है उतने के बराबर आप फॉरेन रिजर्व को सेल कर दोगे। दूसरा देखिए ये दिखाया गया कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या, ये डिसइक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम को दिखाता है। ये जो पोर्शन है ये क्या दिखा रहा है आपको, यहाँ पर आपने क्या लिया है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब आपके पास बढ़ते हैं तो मनी की सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज होगी, और मनी की सप्लाई ज़्यादा होगी जब मनी की डिमांड से, तो आप कहाँ पर जाओगे, डेफिसिट में जाओगे। तो इसलिए क्या है, ये आपका प्लस में है जब फॉरेन रिजर्व कम है, ये इक्विलिब्रियम में है, और जब इसके बाद बढ़ जाएंगे तो ये आपका
डेफिसिट में हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपने देख लिया कि जो मॉनेटरी अप्रोच है वो आर मुंडल और एच जॉनसन ने दी है और इसको मतलब इस अप्रोच को एक तरीके से डेवलप किया है। फिर आपने देख लिया कि जो मनी की डिमांड और मनी की सप्लाई के ऊपर ये अप्रोच पूरा फोकस करती है और उसके बाद देख लिया